हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। माय नेम इज सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज की सेशन में मैं आप सभी लोगों से ये बताऊंगी चेक बाउंसेस के जो केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी लोगों से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि अगर कोई चेक बाउंसेस का केस आपके साथ में हो जाता है या फिर आपके जानने वाले में किसी के साथ में चेक बाउंस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से ये बताऊंगी कि अगर कोई चेक बाउंसेस का केस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि चेक बाउंसेस के जितने भी केसेस होते हैं वैसे तो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, लेन देन से के जितने भी मैटर होते हैं वैसे तो सिविल होते हैं, लेकिन चेक बाउंसेस के जितने भी केसेस होते हैं वो क्रिमिनल नेचर के होते हैं और ये एक समरी ट्रायल होता है कि ताकि कोर्ट जल्दी से जल्दी इसमें सुनवाई करके और फैसला को सुना देती है। लेकिन आज कल वास्तविकता तो ये हो गई है कि चेक बाउंसेस के इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं जो कोर्ट में अभी भी लंबित रहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरी एक हार्डवेयर की शॉप होती है और कोई एक व्यक्ति आता है और वो मुझसे 1 लाख रुपए का मुझसे सामान लेता है और मैं उसे 1 लाख रुपए का सामान दे देती हूँ और उसके बदले में वो मुझे चेक देता है, या तो नगद देता है या फिर मुझे चेक देता है। वैसे तो वो चेक ही देता है मुझे। तो उसने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया। अब मैं 1 लाख रुपए का चेक लेकर मैं बैंक गई। अब मैं बैंक जब जाऊंगी 1 लाख रुपए का चेक लेके तो उसको भूनने के लिए मैं बैंक में लगाऊंगी। तो सबसे पहले अगर चेक बाउंस क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 कारण होते हैं जिससे चेक बाउंस हो जाता है। पहला कारण होता है या फिर उसमें धनराशि जितनी भी 1 लाख तक धनराशि उसमें थी और उसमें पैसा नहीं होता है, या फिर वो जो अकाउंट होता है वो अकाउंट बंद होता है। और तीसरा कारण ये होता है कि जो बैंक होती है वो बैंक खाते में चेक लगने से मना हो जाता है, चेक लगती ही नहीं है, वो रोक दी जाती है। तो ये 3 कारण होते हैं जिस कारण से चेक बाउंस हो जाता है। तो हमारे साथ में ऐसा इवेंट हुआ और चेक बाउंस हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आपको एक अनुभवी अधिवक्ता से मिलकर एक लीगल नोटिस, सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस, जिस दिन से चेक बाउंस हुआ था उसके 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेजना होता है। लीगल नोटिस आप स्पीड पोस्ट या रिस्टार्ट के माध्यम से आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसके बाद में आपको रिटर्न में एक रसीद मिलती है। उस रसीद को आप रख लेना है, आपको अपने पास रख लेना है। आपने लीगल नोटिस भेज दिया। अब लीगल नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम देना होता है, वेट जिसे वेटिंग पीरियड कहते हैं। आप 15 दिन को, जिसको आपने लीगल नोटिस भेजा है उसे आप 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप मेरा पैसा 15 दिन में वापस कर दीजिए। अगर वो आपको 15 दिन में आपका पैसा वापस कर देता है तो मैटर वहीं पर खत्म हो जाता है, समझौता हो जाता है। और अगर पैसा वापस नहीं करता है 15 दिन के अंदर तो आपको नजदीकी जहां पर वो बैंक है, जिस थाना क्षेत्र में वो बैंक होती है और जिस थाना क्षेत्र का जुरिडिक्शन लगता है, आप उस कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वैसे तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के वहाँ आपको ये कोर्ट फाइल करना होता है। तो आप मजिस्ट्रेट के पास में जाएंगे और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं, आपको एक परिवाद, एक प्लेंट रेडी करना होता है, आपको तैयार करना होता है। उसी के साथ में आपको एक एफिडेविट भी लगाना होता है। आप एफिडेविट तैयार करेंगे, प्लेंट तैयार करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप सभी लोगों से बता दूं। सबसे पहले वो जो चेक थी, मूल चेक थी, उस चेक को लगाना है। और जब आप चेक लगाए तो जो रिटर्न मेमो आया था उस मेमो को भी आपको लगा देना है। इसके साथ में जब आपने लीगल नोटिस भेजा था तो लीगल नोटिस की एक प्रति थी, लीगल नोटिस की प्रति लगाना है। और फिर उसके बाद में जो आपको रसीद मिली थी लीगल नोटिस से तो उस रसीद को भी उसमें के मेंशन कर देना है, लगा देना है। और इसके साथ में अगर कोई गवाह, कोई विटनेस है, उस विटनेस को लगा देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाने के बाद जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स है और जितने भी सारे आपने प्लेंट वगैरह तैयार किया है ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में फाइल कर देंगे। कोर्ट उस चीज़ को रिसीव कर लेगा, ले लेगा और फिर उसके बाद में आपको एक नंबर देगा, केस नंबर अलॉट करेगा। आप वो केस नंबर ले लेते हैं। फिर इसके बाद में मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं, फिर कोर्ट क्या करती है, मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, अक्यूज जो होता है, जो परिवादी होता है, जो अक्यूज होता है
उसको एक ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं, समन भेजते हैं कि आप कोर्ट में उपस्थित हो। तो समन भेज दिया, और समन एक बार समन भेजा तो अक्यूज्ड नहीं वापस, मतलब आता ही नहीं है। फिर दूसरी बार फिर री समन भेजते हैं, तब भी ना तो वो वापस आता है, ना ही कोई रिटर्न स्टेटमेंट देता है, नहीं वापस, दूसरी बार भी वो नहीं आया। तो आपको क्या करना होता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, वारंट होते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताऊंगी। तो ऐसे मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जब उसको आदेश देते हैं, 2 बार समन भेजते हैं, समन के द्वारा अक्यूज्ड कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो उसको वारंट भेजते हैं। वारंट के द्वारा जब अक्यूज्ड कोर्ट में उपस्थित होता है, तो क्या करता है, वो क्रॉस एग्जाम करने के लिए आवेदन करता है। क्रॉस एग्जाम करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करता है, और आवेदन वो करता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, क्रॉस एग्जाम करने के लिए उसके आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है, जिसने आपको चेक दिया था, जैसे कि अक्यूज होता है, अक्यूज के द्वारा जो चेक दिया गया था वो फ्रॉड था, वो गलत था, और जिसको चेक प्राप्त हुआ था कहीं ना कहीं वो सही होता है। तो अक्यूज को ये साबित करना होता है कि उसने चेक नहीं दिया हो। तो साबित करने का भार किसके ऊपर हो गया, अक्यूज को। अक्यूज अब साबित करेगा कि उसने चेक को नहीं दिया था। तो यहाँ तक सारी प्रक्रिया तो सॉल्व हो जाती। तो इसके बाद में मैं आप सभी लोगों से ये बता दूं कि क्रॉस एग्जामिन हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर समझौता है। तो मैं आप सभी लोग को ये बता दूं, सबसे पहले मैंने जो बताया था, एक समरी ट्रायल होता है। कोर्ट यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये मैटर को खत्म कर दिया जाए। फिर उसके बाद में क्या होता है, समझौता करना होता है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो कोर्ट दोनों पक्षकारों को बुलाएगा और समझौता करेगा। अगर समझौता हो जाता है तो चीजें सही हैं, और अगर समझौता नहीं होता है, अक्यूज कहता है कि उसे आगे और ट्रायल चलाना है, तो बहस पे केस को लगा दिया जाता है। बहस पे केस को लगाया जाता है, अंतिम बहस होती है आरोपी के और वो जो कंप्लेनेंट होता है, दोनों के बीच में बहस होती है। तो इसमें साबित ये होता है, जो अक्यूज होता है अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 2 साल तक के लिए सजा दी जाती है, उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, और फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाता है। और अगर फाइन लगाया तो अंत में निर्णय ये होता है कि अगर अक्यूज चाहता है अपील करना, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील भी कर सकता है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।